आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अपना एकदम नया टॉपिक नेम रिएक्शन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेम रिएक्शंस पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले नेम रिएक्शन के बारे में जो मुझे एक बात बतानी है और आपको थंबनेल में भी समझ में आ रही है, वो बात है हमारे पास नाम में नहीं खो जाना है। एक्चुअली जब मैं अपने टाइम पे खुद पढ़ता था या आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोगों की आदत ये होती है कि आप नाम में ही खो जाते हो, नाम ही पढ़ के वहां पर आप सारी चीजें उसके आसपास की सब भूल जाते हो। इसलिए ये जो टैगलाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टैगलाइन है नेम रिएक्शंस के लिए। अब हमें आखिरकार नेम रिएक्शंस को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, उसी को मैं लेक्चर नंबर 0 में यहाँ पर आपको समझाने आया हूँ। देखो, आपको नेम रिएक्शंस को यहाँ पर 3 लेवल में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपके पास होगा लेवल 1। अब जो लेवल 1 होगा, मैंने अभी बोला आपको नाम बिल्कुल भी याद नहीं रखना। आखिरकार सर याद क्या रखना होता है, तो हमें वहां पर 3 बातें याद रखनी होती हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट क्या है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए अटैकिंग रिएजेंट वहां पर क्या होता है, और लास्ट में हमें वहां पर पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट को स्पेसिफिक रखकर हमारे पास वहां पर प्रोडक्ट क्या आने वाला है। अगर आप इतनी बातें बहुत अच्छे से सीख जाओगे तो आपको कभी भी किसी भी नेम रिएक्शन में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले लेवल 1 में आपको क्या करना है, जितनी भी आप नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हो सभी नेम रिएक्शन के स्टार्टिंग में ही इसको बॉक्स में बंद कर लेना है। क्या क्या बॉक्स में बंद करना है? सबस्ट्रेट बंद करना है, अटैकिंग रिएजेंट बंद करना है और लास्ट में प्रोडक्ट बंद करना है। इससे आपकी कनेक्टिविटी आने वाले क्वेश्चंस के लिए बैठ जाएगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं इसी ही बात को समझाने के लिए। एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है, आप लोगों ने बचपन से एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है, और अगर मैं सच कहूं तो आप लोग सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन के नाम में ही खो जाते हो। हर बार एल्डोल कंडेंसेशन ही आपको याद होता है, आगे आपको ये नहीं पता होता है। आपको एल्डोल कंडेंसेशन को याद कैसे रखना है? सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट याद करना है। तो एल्डोल कंडेंसेशन का सबस्ट्रेट क्या होता है, उसके बाद आपको अटैकिंग रिएजेंट याद करना है कि वहां पर आखिरकार रिएजेंट क्या होता है, और लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि वहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है। क्या बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से? तो अगर मैं एल्डोल कंडेंसेशन के केस में एग्जांपल की बात करूंगा तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि सर जो सबस्ट्रेट होता है वो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, और जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो भी खास कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले आपको अल्फा हाइड्रोजन की नॉलेज होनी चाहिए और कार्बोनिल कंपाउंड्स पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन ही हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट में जो हमारे पास रिएजेंट होता है वो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, डाइल्यूट बेस होता है, और डाइल्यूट बेस को हम अलग अलग तरीके से दर्शा सकते हैं। जनरली आप लोगों ने 50% NaOH देखा होगा, है ना, इस तरीके से, या फिर आपने इसी को लिखा हुआ देखा होगा, डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ देखा होगा। इसकी जगह आप CaOH का होल ट्वाइस भी लिखा हुआ देख सकते हैं, या इसी की जगह आप BaOH का होल ट्वाइस भी लिखा हुआ देख सकते हैं। तो रिएजेंट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे होते हैं, ये सारी बातें आपको आराम से रिएक्शंस के दौरान समझ में आ जाएंगी। तो जब भी आपको किसी रिएक्शन को याद करना है, आपको एल्डोल कंडेंसेशन याद हो या ना हो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर पता हो कि जब भी किसी अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड के सामने ये वाला रिएजेंट आएगा तो वहां पर प्रोडक्ट का ये फॉर्मेशन होगा। मैं आपसे बस यही चाहता हूं, हमेशा नेम रिएक्शन में यही बातें याद रखनी है, और यहीं पे हमसे दिक्कतें होती हैं। सबसे पहली बात समझ में आ रही है, लेवल 1 समझ में आ रहा है। अब जो जनरली नेम रिएक्शंस होती हैं वो सिर्फ ये नहीं होती हैं कि आपके सामने सिर्फ इतना बनाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि अब आप हायर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, हायर क्वेश्चन से अप्रोच करोगे, तो अब आपको लेवल 2 से गुजरना पड़ेगा। तो सर आखिरकार ये लेवल 2 क्या है? तो देखो, अगर हम लेवल 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कनेक्टिविटी विथ अदर टॉपिक्स के साथ बातें करते हैं। कनेक्टिविटी विथ अदर टॉपिक्स। अब अदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, इसी को हमें अच्छे से समझना है, देखना ध्यान से। एक तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट का आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, कि वहां पर नेम रिएक्शन से क्या पता रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा हो और फिर वो अटैक करवा के एक सबस्ट्रेट बनाए, उस सबस्ट्रेट के बाद फिर आपकी नेम रिएक्शन लग रही हो,
उसके बाद जो अगला है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। आपको एक बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म का भी आइडिया होना चाहिए। और जो लास्ट टॉपिक फॉर कनेक्टिविटी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएजेंट्स, जो हमने अभी तक कंप्लीट कर रखा है। और अगर मैं सच बताऊं तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं नेम रिएक्शन के, वो रिएजेंट्स कनेक्टिविटी के साथ ही ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ से आपका लेवल 2 कंप्लीट होता है कि आपने एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शन पढ़ चुकी है, सबस्ट्रेट, अटैकिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट पढ़ चुका है। अब उसी को डिफरेंट रिएजेंट के साथ जोड़ेंगे और क्वेश्चंस बनाते हैं बेहतरीन लेवल का। जहां पर अगर आपको रिएजेंट्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप वहां पर वह क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने लेवल 3 की, कि हमारा जो लेवल 3 है इस टॉपिक के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है, वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री। कि हम लोग यहाँ पर नेम रिएक्शंस में स्टीरियोकेमिस्ट्री की भी बात करेंगे कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का अप्रोच हमें लगाना पड़ेगा वहाँ पर, कि किस तरीके से वहाँ पर स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री की वजह से कुछ नेम रिएक्शंस हैं जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, नेम रिएक्शंस में मैंने आपको अभी तक क्या बातें बताई हैं? 2 बातें। एक तो आपको इस टैगलाइन को बहुत अच्छे से समझना है, नाम में नहीं खो जाना है। उसके बाद 3 लेवल्स बताए हैं। लेवल 1 कि हर एक नेम रिएक्शन में आपको भले ही उसका नाम याद ना हो, नाम कभी भी याद नहीं होता है। नेम रिएक्शंस क्या है? वो तो किसी साइंटिस्ट ने रिएक्शंस दिए इसलिए उसका नाम पड़ गया है, तो आप उसके नाम को याद करके रह जाते हो। आपको नाम नहीं, आपको याद करना है सबस्ट्रेट, अटैकिंग रिएजेंट और फिर प्रोडक्ट। कुछ इस तरीके से आपको एल्डोल कंडेंसेशन याद हो या ना हो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको ये लेकिन जरूर पता होना चाहिए, जब भी आपके पास कोई कार्बनिक कंपाउंड्स होता है उस पे अल्फा H होता है, तो उसके सामने जब भी अटैकिंग रिएजेंट कोई बेस आएगा तो वहां पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड होगा। और दुनिया में हमेशा ऐसा ही होगा, ये चीज चेंज नहीं होने वाली। ठीक है। उसके बाद लेवल 2 में कुछ कनेक्टिविटी आपके साथ टॉपिक की थी, और यहाँ पर लेवल 3 इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो सारी ही कनेक्टिविटी वाले टॉपिक्स को हम लोग इकट्ठा करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार नेम रिएक्शंस को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे और कितनी तरह से हमें नेम रिएक्शंस को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमारे पास नेम रिएक्शन के टाइप्स क्या हैं। देखो, अगर हम टाइप्स को बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, और इसी के टाइप्स के बेसिस पर हम लोग अपनी नेम रिएक्शंस को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास नेम रिएक्शंस होती हैं बेस्ड ऑन रिएजेंट, नेम रिएक्शंस बेस्ड ऑन रिएक्शन इंटरमीडिएट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले होता है हमारे पास नेम रिएक्शंस बेस्ड ऑन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आपके पास वेरियस रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। सबसे पहला आपके पास होता है कार्बोकैटायन, फिर होता है आपके पास कार्ब अनाइन, फिर होता है आपके पास कार्बन फ्री रेडिकल, और फिर होता है आपके पास कार्बीन नाइट्रीन। ये कुछ नेम रिएक्शंस होंगी जिनके बेसिस पर आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है कार्बन रिलेटेड नेम रिएक्शन, और फिर लास्ट में हमारे पास नाइट्रीन रिलेटेड नेम रिएक्शन। अब जो कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन है, इसमें हम अपनी मैक्सिमम रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही फेमस कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ये हमारी मोस्टली कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन फ्री रेडिकल के अंदर या कार्बोनाइन के अंदर ही हमारे अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सबसे पहली हमारे पास कैटेगरी है नेम रिएक्शंस बेस्ड ऑन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करता हूं तो वो दूसरी कैटेगरी होती है नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन इनोलेट केमिस्ट्री। अब अगर मैं इनोलेट केमिस्ट्री बोलूं तब भी चलेगा, या फिर हम ऐसे बोलें नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन कार्बोनिल केमिस्ट्री या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स। आप लोगों ने 12th क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर पढ़ा होगा, और जहां पर आपने एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, वो जो मेजर कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस होती हैं वो कार्बोनिल केमिस्ट्री के अंदर ही आती हैं। फिर हम ये पढ़ने वाले हैं। तीसरी जो हमारी केमिस्ट्री होती है वो होती है नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएजेंट्स, नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएजेंट्स। अगर मैं रिएजेंट्स की बात करता हूं तो एक तो हमारे पास सबसे पहला हो जाएगा ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट्स की ऊपर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर हम रिडक्शन बेस्ड की बात करेंगे, और फिर लास्ट में हमारे पास कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक बेस्ड रिएजेंट भी होंगे, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएजेंट्स ये भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास अगली कैटेगरी आएगी वो हमारे पास अगली कैटेगरी है नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम पीटरसन ओलिफिनेशन, जूलिया ओलिफिनेशन,
इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो टोटली 4 कैटेगरीज तो हो चुकी हैं, लेकिन अगर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट कैटेगरीज की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक तो होती है हमारे पास इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। मैं ऑर्गेनिक वाली ऑर्गेनोमेटेलिक की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप कपलिंग रिएक्शंस पढ़ोगे, स्टाइलिक कपलिंग, सोनोगाशिरा कपलिंग, इस तरीके से हम लोग बहुत ही डिफरेंट कपलिंग रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 6th नंबर पर हम बात कर सकते हैं नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री एंड फोटोकेमिस्ट्री। नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन पेरिसाइक्लिक प्लस फोटोकेमिस्ट्री। जब मैं आपको पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पर बहुत सारी नेम रिएक्शंस आने वाली हैं। डीस एल्डर नेम रिएक्शन आएगी, फिर वहां पर हम सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे, आयर क्लेजन कंडेंस रीअरेंजमेंट, इस तरीके से बहुत सारी हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होंगी। लास्ट में फिर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी आ जाएगी जिसको हम नाम दे देंगे मिसलेनियस नेम रिएक्शन। अब मैं मिसलेनियस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी कैटेगरी हम जिसके अंदर इसको क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे वो हमारे मिसलेनियस के अंदर आ जाएगा, जो कि हमारे पास नेट प्लस गेट स्पेशल कैटेगरी होगी। उसके अंदर हम लोग स्पैरो रिएक्शन, बैमफोर्ड स्टीफन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी नेम रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी तक हमने लेवल के बारे में जाना, अभी तक हमने टाइप्स ऑफ नेम रिएक्शंस के बारे में जाना कि किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग होगी नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मैं कुछ आपको 4-5 एग्जांपल्स करवाता हूं नेम रिएक्शन के, और जहां पर मैं आपको समझाता हूं कि किस किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की, जिन कॉन्सेप्ट्स को हमें बहुत अच्छे से समझना है, जो कि हमारे नेम रिएक्शंस में डिफरेंट तरीके से पूछे जाने वाले हैं। हम लोग नेम रिएक्शंस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि किस तरीके से वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरीके से वहां पर अटेम्प्ट करेंगे। देखो, अगर मैं कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट की बात करता हूं तो सबसे पहला मैं कॉन्सेप्ट बात करता हूं रिलेटेड टू नेम रिएक्शन, बोरोडीन हुज्जिकर रिएक्शन। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। 12th क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ते हैं बोरोडीन हुज्जिकर रिएक्शन। अब देखो आखिरकार ये होती क्या है, तो इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कुछ इस तरीके से। इसके सामने हम लोग लेते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास RBr एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस AgBr, और बाहर क्या निकल जाएगा, आपके पास CO2 बाहर निकल जाएगा। ये आपके पास एक नेम रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपके पास यहाँ पर एक कंपाउंड है कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड OAg, और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन मार्क है, और आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूँ यहाँ पर Br। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आपसे रिएजेंट पूछ सकता है कि आखिरकार रिएजेंट क्या होगा, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, सबस्ट्रेट है, और प्रोडक्ट क्या है आपके पास, एल्किल हैलाइड है। एक तो क्वेश्चन ये बन गया, जहां पर आप आराम से बता सकते हो कि अगर आपको ये आइडिया है, इसके बारे में सब कुछ बातें पता है, तो आसानी से रिएजेंट कवर कर दोगे। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक तरीके से मैं इसको क्या बोलूंगा, सब्स्टिट्यूशन ही बोलूंगा। वो सब्स्टिट्यूशन कहां पर हुआ है, ब्रिज हेड पोजीशन पर हुआ है। तो आखिरकार ये जो सब्स्टिट्यूशन ब्रिज हेड पोजीशन पर हुआ है, ये पॉसिबल कैसे हुआ है, किस मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है, ये वाला सवाल प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि यहाँ पर ब्रिज हेड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, लेकिन किस रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू हो रहा है। तो वहां पर ऑप्शंस थे कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, या फिर नन ऑफ दीस। तो ये बातें आपको अच्छे से सीखनी है कि आपने सीखा ये है, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेम रिएक्शन तभी मैं बोल रहा हूँ, नाम से मतलब नहीं होता, वहां पर आपको सबस्ट्रेट, उसका रिएजेंट, उसके प्रोडक्ट से हमेशा मतलब होता है। अगर आप हर रिएक्शन को ऐसे याद करोगे तो आपसे कभी भी ये डिफिकल्टी नहीं होने वाली। जब हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इस रिएक्शन को अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सवाल हो गया। अब सवालों को मैं थोड़ा सा अधूरा ही छोड़ रहा हूं कि आखिरकार ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल क्यों हुआ, तो चलो मैं पूरा करता हूं। ये जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ये पॉसिबल हुआ है ड्यू टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कि आखिरकार जो आपके पास बोरोडीन हुज्जिकर रिएक्शन होती है, वो आखिरकार क्या होती है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। और हमें अच्छे से पता है ब्रिज हेड पोजीशन पर फ्री रेडिकल का बनना पॉसिबल होता है एज कंपेयर टू कार्बोकेटाइन। आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से, इस बात को आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। ये पहला सवाल हो गया। अगर अब मैं आपसे मान लो दूसरे सवाल की बात करता हूं, आपने एक बहुत ही फेमस रिएक्शन पढ़ी होगी। इस तरीके से आपके पास यहां पर क्या था, फिनॉल था। इस तरीके से आपके पास यहां पर क्या है, CaCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH।
ठीक है। और यहाँ पर मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से OH और यहाँ पर मैं बना देता हूँ CHO। ये आपके पास फिनॉल है और आप फिनॉल से क्या बना रहे हो, ये बहुत ही फेमस नाम होता है सैलिसिलडिहाइड। तो इसमें सवाल ये आता है कि आखिरकार बताओ कि इस रिएक्शन का आपके पास यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है। ये बहुत फेमस सवाल है जो आपसे पूछा जाएगा। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट पूछा जाएगा तो आपको इसके लिए कुछ बेसिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म पता होनी चाहिए कि आपके पास अगर ये रिएजेंट है, ये सामने आपके पास क्या है, रिएजेंट है, तो आप रिएजेंट को जरा ध्यान से देखो, CHCl3 है, कुछ ऐसा ही है आपके पास, और सामने आपके पास क्या है, KOH है। अगर आप इतनी बात थोड़ा ध्यान से समझ रहे हो कि यहाँ पर CHCl3 पे ये जो H है वो क्या है, एसिडिक H है, और सामने आपके पास क्या है, बेस है। तो बेस दुनिया में क्या करने आया है, H+ खाने आया है, तो ये OH- क्या करेगा, इसके H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C-ClClCl, और अगले ही पल में यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और आपके पास फाइनली कुछ इस तरीके का एक रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जिसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन। और अगर मैं यहाँ से सवाल बोलूँ कि सवाल क्या था हमारा कि कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, तो हम बोलेंगे हमारे पास डाइक्लोरोकार्बीन रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो आपको बेसिक नॉलेजेस सबकी होनी चाहिए, सबकी बातें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। है तो ये नेम रिएक्शन, यहाँ पर भी नेम रिएक्शन है, यहाँ पर भी नेम रिएक्शन है, लेकिन आपसे ये सब नहीं बोल रहा कि रीवर टीमर रिएक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, बोरोडिन हुजनिकर रिएक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। वो आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के कर रहा है। अभी तो मैं बहुत आसान लेवल पे लेके जा रहा हूँ। जब वहां पर 2-3 रिएजेंट के साथ और जोड़ेगा, जब वहां पर वो रिएक्शन मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करेगा, तब आपको और डिफिकल्टी फेस होगी। तो आप अपने माइंडसेट को अभी से बना के चलो। ये जो लेक्चर नंबर 0 है वो क्यों है, ताकि आपका माइंडसेट अभी से रेडी हो सके कि आखिरकार नेम रिएक्शन को पढ़ना कैसे है, उससे सीखना क्या क्या है और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को ऑल क्लियर करने के लिए किस तरीके से नेम रिएक्शंस को हमें सीखना है। तो अब हम बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स की। जैसे मान लो कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास 3 है और वो रिलेटेड हमारे पास कौन सी रिएक्शन से मैं बताऊंगा। पहले मैं आपके सामने रिएक्शन लिखता हूं कि आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से साइक्लोपेंटेनॉन है और यहाँ पर मैं लेता हूँ CH2N2 और यहाँ पर आपके पास आ चुका है A। फिर आपके पास यहाँ पर आपने OH- ले लिया है और यहाँ पर आपके पास आ चुका है B, और इस B में आपको बताना है DU। आपको अच्छे से पता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है DU, तो आपको DU बताना है। तो ऐसे ये बेसिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस को रिलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर नेम रिएक्शन को ढूंढना है कि आखिरकार नेम रिएक्शन कौन सी है। अब आप पहले मुझे इतना बताओ, जब तक मैं आपको नेम रिएक्शन नहीं बता रहा, क्या आपको पता चल रहा है ये नेम रिएक्शन का सवाल है? नहीं चल रहा। हर सवाल को ऐसे ही सोचना है कि आपको नाम से क्या करना, आपको तो वहां पर उसका सबस्ट्रेट, उसका रिएजेंट और उसका प्रोडक्ट पता होना चाहिए, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले स्टेप पे अगर मैं देखूंगा तो ये आपके पास क्या होता है, डाईएजोमीथेन होता है, अच्छे से पता है। और डाईएजोमीथेन को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2- N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर प्लस। और यहाँ पर ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। अगर ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो यहाँ पर ये अटैक कर देगा और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मूव हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा O- और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH2, यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। अब ध्यान से समझिएगा, जो मैं ये स्टेप समझाने आ रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब जो ये O- होता है वो वापस आता है और यहाँ पर इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करता है और यहाँ पर आखिरकार ये हो क्या रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं रिंग एक्सपेंशन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो हम बोलेंगे रिंग एक्सपेंशन का ड्राइविंग फोर्स है, ये हमारे पास क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है। और बहुत ही जबरदस्त लीविंग ग्रुप होता है। जब भी आपके पास सिस्टम में N2+ मौजूद हो तो N2+ बहुत ही जबरदस्त लीविंग ग्रुप होता है। तो ये अगले ही स्टेप में यहाँ से लीव कर जाएगा और आपके पास कुछ इस तरीके से 6 मेंबर्ड और यहाँ पर C डबल बॉन्डो साइक्लोहेक्सेनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज योर A। क्या आपको बात समझ में आ रही एकदम स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से कि आपने यहाँ पर किया। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, OH- है और आपने अच्छे से पढ़ा है, जब भी आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो, क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है? बिल्कुल जी सर, कीटोन है ये। उस पर अगर अल्फा H हो, यहाँ पर ये वाला क्या प्रेजेंट H है, अल्फा H, और सामने क्या हो, बेस हो, तो वहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर समझ के चलना है, अपनी वो समझदारी है। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक फाइनल प्रोडक्ट बना दोगे।
मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, मैकेनिज्म वगैरह नहीं बता रहा हूँ। जब हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे तो डिटेल बात करेंगे। अब देखो, अगर अब आप इतने से रिएक्शन को देखोगे जो आपने कार्यक्रम करवाया है, तो अब आप बोल पाओगे सर ये एल्डोल कंडेंसेशन है। लेकिन मुझे इतना बताओ, क्या हमें लास्ट तक इस सवाल में इस नाम की जरूरत पड़ी क्या हमें जब नाम पता था तभी हमने सवाल कर पाया? नहीं, हमें तो पता होना चाहिए सबस्ट्रेट, हमें पता होना चाहिए रिएजेंट, और सबस्ट्रेट और रिएजेंट पता होते ही आंसर क्या आएगा? वही आएगा जो वहां पर उसके पास अटैक करके बनेगा। क्या नेम याद करने से आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया? क्या वहां पर रिएजेंट चेंज हो गया? क्या वहां पर सबस्ट्रेट चेंज हो गया? बिल्कुल भी नहीं। इस कंफ्यूजन को और इस बात को हमेशा दूर रखो कि नाम के याद करने से ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। आपको तो बल्कि सबस्ट्रेट रिएजेंट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो और फाइनली आप का फॉर्मेशन कर दोगे। अब सवाल क्या पूछा है? जो आपके पास बी फॉर्म हुआ है, ये आपके पास बी है, इसका डीयू क्या है? और डीयू का मतलब बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है, डीयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और हमें पता है डबल बॉन्ड के लिए जब भी एक पाई बॉन्ड होती है उसके लिए एक डीयू होता है, और जब भी एक रिंग होती है उसके लिए एक डीयू होता है। अगर मैं यहां से बताऊंगा तो यहां पर एक डीयू हो जाएगा, यहां से बताऊंगा तो यहां पर एक डीयू हो जाएगा, क्योंकि एक एक पाई बॉन्ड है और यहां पर एक रिंग है तो एक डीयू यहां से होगा, और यहां पर एक रिंग है तो एक डीयू यहां से होगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 4 डीयू आ जाएगा। तो अगर आपको डीयू का मतलब भी नहीं पता होगा तो क्या फायदा एल्डोल कंडेंसेशन नाम को रटने से? क्या फायदा उस रिएक्शन को रट लेने से कि 2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड ले लो, वहां पर उसके सामने OH- ले लो और वहां पर क्रोटोनल डिहाइड बनेगा। आपके दिमाग में तो सिर्फ वही चल रहा होगा। आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, नेम रिएक्शन को थोड़ा अलग तरीके से देखो। नेम रिएक्शन वहां पर स्टार्टिंग ये नाम ही आपको भटकाता है। इस नाम पे नहीं जाना, आपको वहां पर उसके सबस्ट्रेट, उसके अटैकिंग रिएजेंट और उसके प्रोडक्ट पर जाना है हमेशा। मैं हर बार यही बोलूंगा। अब मान लो मैं आपसे अगला सवाल लेके आता हूं। अगला सवाल आपके पास 4th। मैं आपको यहाँ पर नेम लिख देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए कि मैं यहाँ पर सिमन स्मिथ रिएक्शन से रिलेटेड बात बता रहा हूँ। तो देखो, सिमन स्मिथ रिएक्शन सिंपल से क्या होती है? आपके पास यहाँ पर एक एल्कीन है और आपने यहाँ पर क्या ले लिया? CH2I2, और यहाँ पर आपके पास क्या है? ZnCU हीटिंग कर दी और DCM डाइक्लोरोमिथेन ले लिया। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है? डबल बॉन्ड हटती है और साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन होता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है। लेकिन क्या होगा जब सवाल आपके पास कुछ ऐसा आ जाए? क्या होगा जब सवाल आपके पास कुछ ऐसा आ जाए और यहाँ पर O और यहाँ पर O और यहाँ पर कुछ ऐसा सा आपके पास बन जाए और सामने वही रिएजेंट एज इट इज लिखा हो, सबसे पहले CH2I2 फिर ZnCU हीट कर रहे हो आप इस तरीके से, तो अब आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोकेमिस्ट्री लग रहा है। एक्चुअली यहाँ पर जब भी आपके पास साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट लगता है चीलेशन, जिसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर चीलेशन की वजह से अगर आप जरा ध्यान दोगे तो इसको पहले देखो, ये ऑक्सीजन है, इसको पहले देखो, ये ऑक्सीजन है और ये दोनों ही क्या है? पोलर ग्रुप है। तो जिस साइड ये है उसी साइड आपके पास क्या बनेगा? आपकी साइक्लोप्रोपाइन रिंग का फॉर्मेशन होगा। जिस साइड आपका O है उसी साइड आपकी साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि वहां पर चीलेशन हो सके, जिसको हम डिटेल में सिमन स्मिथ रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर फिर मैं बता रहा हूँ, नाम इंपॉर्टेंट नहीं था, वहां पर आपका एक कॉन्सेप्ट लग रहा है हिस्टोकेमिस्ट्री का, वो इंपॉर्टेंट था। तो सबस्ट्रेट तो एज इट इज वही है, एल्कीन है, रिएजेंट ये है और प्रोडक्ट तो वही बन रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट में हिस्टोकेमिस्ट्री का क्या रोल है, इस बात को आपको समझना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3-4 सवालों से जो बात मैं समझाना चाहता हूँ वो बहुत हद तक समझ में आ रही है। अब मैं 2 सवाल और बताता हूँ डिफरेंट नेम रिएक्शन से जुड़े हुए, जहां पर आपके और कॉन्सेप्ट को कुछ क्लियर करके जाएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन और समझते हैं। देखो, मान लो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, यहाँ पर इस तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर भी 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पर Me और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में आपके पास रिएजेंट है SeO2 और सेकंड स्टेप में आपके पास रिएजेंट है KOH। कुछ इस तरीके से आपके पास है। तो देखो, अगर मैं इस सवाल को जरा ध्यान से देखूं तो सबसे पहले मुझे नेम रिएक्शन से मतलब नहीं है, मुझे तो यहाँ पर रिएजेंट और सबस्ट्रेट ही दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है SeO2 क्या करता है? ये जो इसके बगल में एक्टिव पोजीशन है इसको क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइज करके आपके पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाएगा। ये तो था ही, साथ में ये वाला ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा? एज इट इज ऐसा ही रहेगा। अब आपके सामने अगले स्टेप में क्या है? KOH है। तो अब आपके पास अगर आप इतने से सबस्ट्रेट को देखोगे और इसको देखोगे तो आपके पास अब जो एक नेम रिएक्शन आ रही है उस नेम रिएक्शन का नाम होता है बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। दिस इज योर नेम रिएक्शन जो यहाँ पर छुपी थी।
यहाँ पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपके पास सबस्ट्रेट को डिफाइन नहीं किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पर रिएजेंट यूज किया और रिएजेंट से फिर हमने क्या बनाया, सबस्ट्रेट बनाया। अब यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया ये एक बेंजिल बेंजिलिक रिएजेंट है, तो आपको बेंजिल बेंजिलिक रिएजेंट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, फिर आप इस सवाल को आराम से कर दोगे। आंसर मैं इस सवाल का भी नहीं बता रहा और ये नेट के प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, नेट के प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। अब आप खुद सोचो ना कि क्वेश्चंस की कनेक्टिविटी कैसे बनती है और कैसे सवाल होता है। तो अगर मैं सबसे पहले इसके सबस्ट्रेट की बात करता हूं तो इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है RC⋯R। अगर मैं इसके रिएजेंट की बात करता हूं तो रिएजेंट इसका समथिंग KOH होता है और जो लास्ट में इसका जो प्रोडक्ट बनता है उसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर OH, यहाँ पर COH और ये R एज इट इज होता है। लेकिन खास बात याद रखनी होती है, जब भी हमारे पास रिंग होती है और रिंग में अगर ये होता है तो वहां पर हमेशा रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके ही हमारे पास ऑलवेज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो फाइनल इसका जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा और COH और OH आपके पास वहां पर आ जाएगा। ये वाली बातें होती हैं, ये हम सारी जितनी भी नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं उसके अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं। एक बात और समझाता हूं कि रिएजेंट अपना आखिरकार कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके पास सबस्ट्रेट है और यहां पर मैं लिखता हूं एक बार Na in लिक्विड NH3, ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं सेकंड स्टेप पे क्या है, प्रोटोन डोनर है, ध्यान देना। और यहां पर मैं लिखता हूं Na, वही मेटल है, इन ज़ाइलीन, और यहां पर इस बार आपके पास प्रोटॉन डोनर नहीं है, एक में प्रोटॉन डोनर है और एक में प्रोटॉन डोनर नहीं है। थोड़े से ही चेंज से इस वाले केस में आपके पास क्या आ जाएगा, RCH2OH, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस वाले केस में आपके पास क्या हो जाएगा, RC⋯OCHOHR। इस तरीके से देखो मेटल एक ही है, बस रिएजेंट में थोड़ा सा चेंज हो जाने से कि यहाँ पर प्रोटॉन डोनर अवेलेबल है और यहाँ पर प्रोटॉन डोनर अवेलेबल नहीं है, तो आपकी दो नेम रिएक्शन बनती है। इस नेम रिएक्शन का नाम होता है बोबिल्ट ब्लैंक रिडक्शन। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ कुछ नेम रिएक्शन में कितनी सिमिलरिटी होती है, थोड़ा सा ही चेंज होने से वहाँ पर नेम रिएक्शन बदल जाती है, और इस नेम रिएक्शन का नाम होता है एसाइलोइन कंडेंसेशन। तो कुल मिला के ये हमारा लेक्चर नंबर 0 था, और उम्मीद करता हूँ आपको मैंने डिफरेंट 6 एग्जाम्पल सिखाए हैं, और उन 6 एग्जाम्पल से आपको कुल मिला के बहुत सारी बातें समझ में आ रही हैं कि हम नेम रिएक्शंस तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमें नाम में नहीं खोना है। अब एक बार मैं सारा का सारा लेक्चर रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले हमने बात की थी कि हमें 3 लेवल में अपने क्वेश्चंस को दिमाग में रखना है। सबसे पहले हर एक नेम रिएक्शन में क्या पता होना चाहिए, सबस्ट्रेट, अटैकिंग रिएजेंट, और लास्ट में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट। इतनी बातें याद करने के बाद फिर हम लेवल 2 पे जाएंगे, जहां पर हमें डिफरेंट टॉपिक के साथ क्या करना है, जोड़ना है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स के साथ कनेक्टिविटी बना के हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट टॉपिक था स्टोकेमिस्ट्री, वहां पर हमें स्टोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना है, किस नेम रिएक्शंस में कहां पर क्या यूज होने वाला है। फिर मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ नेम रिएक्शंस बताई, जिसको मैंने अलग अलग कैटेगरीज में बांट के बताया। अब फिर मैंने कुछ आपको 6 एग्जांपल्स बताए कि किस तरीके से 6 एग्जांपल से आप अपने क्वेश्चन करने का तरीका लेके आओगे नेम रिएक्शंस में। तो सिर्फ आपको नेम रिएक्शन याद नहीं करनी होती है, नेम रिएक्शन को समझिए, वहां पर किस तरीके से उसको हमें अप्लाई करना है। और नेम रिएक्शन डायरेक्ट लिखने के लिए नहीं आएगा, अगर सिर्फ लिखने के लिए आता, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, तो आप जैसे पढ़ रहे हो बिल्कुल सही था, लेकिन लिखने के लिए नहीं आता, वहां पर उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो आपको हर एक पहलू पता होना चाहिए। तो अब हम अपने अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं अपने नेम रिएक्शंस को। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद।